हेलो गाइज, वापस से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भारत संसाधन एवं उपयोग अर्थात भूगोल का। आज की इस वाले वीडियो में हम इसके अध्याय 2 प्राकृतिक संसाधन का अध्ययन करेंगे। तो चूँकि हमने पिछले के 2 वीडियोज़ में इसके सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को समझा दिया था, तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया हमारे चैनल के ज्योग्राफी वाले प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, या हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आज की इस वाले वीडियो में हम इसके अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे, ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव सारे अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। तो बिना समय गवाए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हमारा अभ्यास प्रश्न है। अभ्यास प्रश्न में पहले हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अर्थात यहाँ जो 5 क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम में एक नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न को समझ लेते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो हमने पढ़ा रखा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई है। ठीक, फिर दूसरा यहाँ पर हमारा सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो सोपानी खेती उत्तराखंड में प्रचलित है। फिर तीसरा, मरुस्थल का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि मरुस्थल का विस्तार हमारे राजस्थान में है। फिर हमारा अगला चौथा है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। तो इसका उत्तर होगा एंड्रीन। यह मेढक के प्रजनन को नष्ट कर देता है। फिर हमारा है अगला, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो ये इसका होगा उत्तर रेगुर मृदा। यह हमने पढ़ा रखा है इस सब चीज़ों को। तो मेरा अनुरोध है कि पहले आप मेरा उन दोनों वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। तो यह तो था 5 के 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अब चलते हैं हम लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में हमारा 5 प्रश्न है लघु उत्तरीय में, जो प्रत्येक प्रश्न एग्जाम में 2 से 3 नंबर के पूछे जाते हैं। तो चलिए बारी बारी से इन प्रश्न के उत्तर को देख लेते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम बतावें। इस मृदा में कौन कौन सी फसलें लगाई जाती हैं। तो चलिए इस प्रश्न के उत्तर को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे है जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य एवं जलोढ़ मृदा में उगाने वाले फसलों के नाम। ठीक है, तो पहले राज्यों के नाम समझ लेते हैं। तो बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल, बंगाल इत्यादि राज्यों में जलोढ़ मृदा का विस्तार है। इस मृदा में गन्ना, चावल, मक्का, दलहन फसलें उगाई जाती हैं। या फिर नीचे भी है, तंबाकू, कपास, चावल, गेहूं, बाजरा, ज्वार, मटर, लोबिया, काबुली चना, काला चना, हरा मिर्चा, सोयाबीन, मूंगफली, सरसों तेल, जूट, मक्का, तिलहन फसलें इत्यादि इस मिट्टी में उगाई जाती हैं। हमने इसके A to Z ले लिया है कि क्या क्या उगाई जाती है। वैसे आपको इनमें से 1 या 2 भी याद रहेगा तो आपको एग्ज़ाम में नंबर मिल जाएगा। तो यह है आपका पहला प्रश्न, इसे आप कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर हमारा अगला एवं दूसरा प्रश्न है, समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। इसके बारे में हमने समझा दिया पिछले के वीडियो में, पर आपको फिर से समझा दे रहे हैं समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। तो चलिए देख लेते इसके उत्तर को। तो ये देखिए, हाँ, ये हमारा दूसरा प्रश्न का उत्तर, समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। तो पहाड़ी ढलानों पर जल के तेज बहाव से बचने के लिए सीढ़ीनुमा ढाल बनाकर की जाने वाली खेती को समोच्च कृषि कहते हैं। इस मृदा में अपरदन को रोका जा सकता है। मतलब पहाड़ी इलाकों में ढलान पर जल के तेज बहाव से बचने के लिए सीढ़ीनुमा ढाल बनाकर की जाने वाली खेती। देखिए पहाड़, आपको मान लीजिए ये पहाड़ हो गया। ठीक, इस पहाड़ में जब बारिश होगा तो जल के तेज बहाव से या इधर से पानी आएगा तो ये सारा फसलों को नष्ट कर देगा।
तो इस पानी के बहाव को धीमी करने के लिए वहाँ एक ऐसे सीढ़ी नुमा बना दिया जाता है कि यह धीरे धीरे पानी आए, जिससे खेती भी रुक जाए और मृदा अपरदन भी हमारा रुक जाए। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया। आप इसे कॉपी में नोट कर लें। फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर हमारा अगला एवं तीसरा प्रश्न है, पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में कृषि की कौन सी पद्धति उपयुक्त मानी जाती है। तो चलिए इस प्रश्न के उत्तर को भी देख लेते हैं। तो देखिए, यह आपका तीसरा प्रश्न का उत्तर, पवन अपरदन वाले क्षेत्र में कौन सी कृषि उपयुक्त मानी जाती है। तो पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि उपयुक्त मानी जाती है। अब ये पट्टिका कृषि क्या है, तो इसका परिभाषा भी हमने पीछे नीचे लिख लिया है कि पट्टिका कृषि में बड़े खेतों को पट्टी जैसे बना दिया जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ उगाई जाती हैं। वे पवनों द्वारा जनित बल को कमज़ोर करता है। इस तरह से कृषि को पट्टी कृषि कहा जाता है। मतलब आपने बहुत जगह देखा होगा कि जो फसलें होती हैं, खेत होता है, तो उसमें ऐसे लाइनिंग कर दिया जाता है और उनके बीच में घास उगा दिया जाता है। वैसे होता क्या है कि जब तेज हवा आएगा तेजी से, तो ये जो घासें हैं, यह उन हवा की गति को धीमा करेगा, जैसे वहाँ का मिट्टी उड़ेगा नहीं, वरना वहाँ की मिट्टी को उड़ा के हवा दूसरी जगह पे लेके चल जाएगा और जिससे मृदा अपरदन होगा। तो आपसे कोई पूछेगा कि मृदा अपरदन वाले क्षेत्र में कौन सी कृषि उपयुक्त होती है, तो पट्टिका कृषि मृदा अपरदन में उपयुक्त होती है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। फिर चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। फिर हमारा अगला एवं चौथा प्रश्न है, भारत में किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है, यह मृदा की क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए इस प्रश्न के उत्तर को भी हम देख लेते हैं। तो यह हमारा अगला एवं चौथा प्रश्न का उत्तर कि भारत के किन किन राज्यों में नदी डेल्टा का विकास हुआ और उनकी क्या भूमिका है। तो भारत के पूर्वी तटीय भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है। तटीय मैदान स्थित महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा जलोढ़ मृदा के क्षेत्र हैं। यहाँ की मृदा बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका के विभिन्न अनुपात से निर्मित है। इसका रंग धुंधला से लेकर लालिमा लिए हुए भूरे का होता है। यह उपजाऊ मिट्टी होती है। तो पूछेगा कि भारत में किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है, तो भारत में पूर्वी तटीय भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है। ठीक, वहाँ की भूमि की क्या विशेषता है, वहाँ की मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। ठीक है, तो आप इसे भी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला एवं पांचवा एवं इस लघुत्तरीय प्रश्न का अंतिम प्रश्न है, फसल चक्रण मृदा संरक्षण के लिए किस प्रकार सहायक है। यह फसल चक्रण जो होता है वह मृदा संरक्षण के लिए किस प्रकार सहायक है। तो चलिए इसके उत्तर को देख लेते हैं। तो यह हमारा अगले पांचवा प्रश्न का उत्तर, फसल चक्रण मृदा अपरदन के लिए किस प्रकार सहायक है। तो फसल चक्रण द्वारा मिट्टी के पोषकीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। गेहूं, कपास, मक्का, आलू आदि लगातार उगाने से मृदा के ह्रास उत्पन्न होता है। इसे तिलहन दलहन पौधों की खेती द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। मतलब फसल चक्रण विधि से पोषकीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है, क्योंकि लगातार पौधों में लगातार गेहूं, मक्का, कपास, आलू इत्यादि रोपने से मृदा में ह्रास उत्पन्न होता है, अर्थात मृदा की उपजाऊ क्षमता कम होती है। इसीलिए हमें बीच बीच में उन खेतों में तिलहन दलहन पौधे की खेती करनी चाहिए, जिससे कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होगा और पौधों की पोषकीय स्तर बरकरार रहेगी। यही भूमिका है फसल चक्रण की। ठीक है, फिर चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो इस प्रकार से हमने
लघु उत्तरीय प्रश्न के 5 प्रश्न को देख लिया। अब हम देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी कुल 3 प्रश्न हैं। यह एग्ज़ाम में 4 से 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो चलिए बारी बारी से इन प्रश्नों को भी देख लेते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है, जल क्रांतिता कैसे उपस्थित होता है, मृदा अपरदन में इसकी क्या भूमिका है। तो चलिए इसके उत्तर को देख लेते हैं। तो प्रश्न में पूछ रहे हैं जल क्रांतिता की कैसे उत्पन्न होता है और मृदा अपरदन में इसकी क्या भूमिका है। तो यह है उसका उत्तर। तो अधिक सिंचाई से जल क्रांतिता की समस्या पैदा होती है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में इससे भूमि का निम्नीकरण हुआ है। जल क्रांतिता से मृदा में लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाते हैं जो भूमि के निम्नीकरण के लिए उदारी है। इससे मृदा की उर्वरा शक्ति घटती है और भूमि धीरे धीरे बंजर हो जाती है। जल क्रांतिता एक बड़ी समस्या है जो मृदा अपरदन। ठीक है, तो यह आपका 5वां का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पहला उत्तर। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हमारा अगला एवं दूसरा प्रश्न है, मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। एक निबंध लिखना है और जो कि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो वह निबंध भी ज़्यादा 1 पेज का लगभग लिखना है। तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। तो देखिए यही है मृदा संरक्षण पर निबंध। आप इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसे अपने से पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं पढ़ के एक बार नहीं समझाना चाहता हूँ। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर हमारा अगला एवं अंतिम एवं तीसरा प्रश्न है, भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भारत में अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग नगण्य है, स्पष्ट करें। मतलब भारत में पशुधन बहुत है, अधिक है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था में इसका योगदान ना के बराबर एकदम नहीं है। इसी पर हमको स्पष्ट करना है। तो चलिए इसके उत्तर को देख लेते हैं। तो यही है आपका तीसरा प्रश्न का उत्तर कि भारत में पशुधन अधिक है लेकिन इसका योगदान कम है। तो आप इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। हम इसे पढ़ के नहीं सुना क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए या इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार से हमने आज के इस वाले वीडियो में का अध्याय पहला का ख का सारे अभ्यास प्रश्नों का हल देख लिया। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिएगा क्योंकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो सके जो आप प्राप्त कर रहे हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। इस तरह की वीडियो हम अपने चैनल पर डालते रहते हैं एवं बिहार बोर्ड के प्रत्येक नोटिफिकेशन जैसे एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन या छुट्टी की नोटिफिकेशन या रूटीन की नोटिफिकेशन, किसी भी प्रकार की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। AP लर्निंग। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।